आलमी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने एक चीन की ऑटो इंडस्ट्री के बारे में खुसूसी रिपोर्ट यानी स्पेशल रिपोर्ट शाया की। चीन अपनी आलमी शोहरत याफ्ता ऑटो इंडस्ट्री को तबाही की तरफ धकेल रहा है। वो एक डूम यानी क़यामत का मंजर पेश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा काबिल रसाई सोलर टेक्नोलॉजी चीन से आ रही है और यही टेक्नोलॉजी यूरोप और अमेरिका को तवानाई के बहरान से बाहर निकाल रही है। कहा गया कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी चीन का जो इतना बड़ा मंसूबा है नाकाम हो जाएगा। चीन न सिर्फ बहरान से निकला है बल्कि ज़्यादा मजबूत होकर निकला है। हकीकत यह है कि चीन की तरक्की पूरी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है। सक़्लाइन इमाम का सलाम कबूल कीजिए और इस वीडियो को देखने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस आप देखें उनको लाइक करें और अगर आपका कमेंट कोई है उसको फीडबैक देनी है तो वो ज़रूर दें। अपनी बात दिल में न रखें, कहें ताकि मेरी भी मदद हो सके। तो बहरहाल दोस्तों, 17 सितंबर को आलमी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने एक चीन की ऑटो इंडस्ट्री के बारे में खुसूसी रिपोर्ट यानी स्पेशल रिपोर्ट शाया की, जो इस इंडस्ट्री के स्याह और तारीक मुस्तकबिल की पेशगोई कर रही है कि चीन की जो ऑटो इंडस्ट्री है ये बड़ी बुरे बहरान का शिकार है। रॉयटर्स ने जो स्पेशल रिपोर्ट शाया की है उस रिपोर्ट का उन्वान खुद बताता है कि वो किस नौइयत की है। उन्वान है चाइना इज सेंडिंग इट्स वर्ल्ड बीटिंग ऑटो इंडस्ट्री इनटू ए टेल स्पिन, यानी चीन अपनी आलमी शोहरत याफ्ता ऑटो इंडस्ट्री को तबाही की तरफ धकेल रहा है। ये बड़ी गौर तलब बात है कि रॉयटर्स को सब कुछ मालूम है लेकिन चीन को कुछ नहीं मालूम। रॉयटर्स के मुताबिक चीन की ऑटो इंडस्ट्री जो चंद साल पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब इंडस्ट्री समझी जाती थी, अब ज़वाल और तबाही की तरफ बढ़ रही है, यानी कोलैप्स हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन में इतनी ज़्यादा कार्स बन रही हैं कि मार्केट उनको जज्ब नहीं कर पा रही है, यानी इतनी ओवर प्रोडक्शन होगी, गलत आ गया है। डीलर नुकसान में जा रहे हैं, कंपनियों पर दबाव है, कीमतों की जंग यानी वॉर प्राइस है वो शुरू हो चुकी हुई है और नतीजा ये निकलेगा कि आने वाले बरसों में शायद सिर्फ चंद ब्रांड्स ही बाकी रह जाएं। रॉयटर्स के मुताबिक चीन में इस वक्त 129 ब्रांड्स हैं यानी गाड़ियां जो बन रही हैं, लेकिन 2030 तक सिर्फ 15 ही जिंदा बचेंगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि कार्स इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रही, इतनी ज़्यादा तादाद में बन रही हैं कि उनके लिए ख़रीदार ही नहीं रहे और कंपनियों के लिए मुनाफा कमाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है और इस तरह वो एक डूम यानी क़यामत का मंजर पेश कर रहे हैं। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट। अब अगर आपने ये रिपोर्ट देखी या पढ़ी हो तो आपको लगा होगा जैसे चीन की ऑटो इंडस्ट्री बिल्कुल ज़मीन बोस कोलैप्स होने वाली है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तबाही का मतलब है कि अब ये डाउन गई है तो अब दोबारा कभी नहीं उभरेगी। इस रिपोर्ट को गौर से पढ़ने पर पता चलता है कि इसमें कई चालाकियाँ, मकरो फरेब और कई सियासी बयाने छुपाए गए हैं। रॉयटर्स या मगरबी इदारे या मगरबी थिंक टैंक्स की एक ख़ास सोच है, ख़ास जाविया है चीन के बारे में बात करने का। सबसे पहली बात यह कि रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में ज़्यादातर मगरबी थिंक टैंक्स और कंसल्टेंसी फर्म्स को कोट किया है, जिनकी शोहरत भी ये है कि वो चीन के ख़िलाफ़ बयानी को आगे बढ़ाते हैं। यानी उन इदारों के बनाने का मकसद ये है कि चीन की कोई ना कोई खामी है उसको बयान किया जाए और लोगों में मायूसी फैलाई जाए चीन के बारे में, चाहे आधा सच और आधा झूठ बोल के या मुकम्मल सच को डिस्टॉर्ट करके पेश किया जाए या बिल्कुल ही झूठी कहानी खड़ी कर दी जाए। यही स्ट्रेटजी हमने पहले भी देखी है। आपको याद होगा कि जब चीन ने सोलर एनर्जी इंडस्ट्री में दुनिया पर सबकत ले ली तो मगरबी मीडिया ने यही कहा था कि ये सब सब्सिडी का खेल है, यानी चीनी रियासत जो है इनको माली इमदाद देती इन कंपनियों को, इसलिए कामयाब जा रहे हैं। और ये भी कहा गया कि चीन की ये सोलर इंडस्ट्री जो है ये अनसस्टेनेबल है, यानी गैर पायदार तरक्की ये देखने में आ रही है और ओवर कैपेसिटी है। लेकिन आज हकीकत यह है कि दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा काबिल रसाई सोलर टेक्नोलॉजी चीन से आ रही है और यही टेक्नोलॉजी यूरोप और अमेरिका को तवानाई के बहरान से बाहर निकाल रही है। इस तरह जब चीन के हाउसिंग सेक्टर में मसाइल आए तो मगरबी मीडिया ने कहा कि चीन की मईशत गिरने वाली है।
लेकिन दरअसल वो बहरान सेक्टरल एडजस्टमेंट था, यानी हाउसिंग डेवलपमेंट जब बहुत तेज़ी से होती है तो उसके बाद एक हमेशा थोड़ा सा डिमांड में कमी आती है, पूरे मुल्क में उससे मईशत तबाह नहीं हो जाती। यानी जो हाउसिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम या बहरान आया, क्राइसिस आया, एक तो ये कि वो कर्ज़ों का मामला था, यानी वो समझे कि जो लोन्स दिए जाते हैं, मॉर्गेजेस दी जाती हैं, वो उनकी वजह से था, ना कि किसी बहुत बड़े डिमांड की कमी हो गई या इतने ज़्यादा बन गए कि अब लोग ख़रीदने वाले कोई नहीं। ख़रीदने वाले भी मौजूद थे, लेकिन उसकी जो एक मालियाती हैसियत थी उसका एक मसला आया था। और ये अक्सर प्लान्स में, प्रोजेक्ट्स में होता है। पूरे मुल्क की मईशत इससे इंतज़ाम नहीं हुई। अब आपने देख ही लिया, उस बहरान से चीन बाहर निकल आया हुआ है। तो अब वही स्ट्रेटजी जो है, एक क्या कह लूँ मैं, लफ्ज़ प्रोपेगेंडा का कहूँगा, वही अमली तौर पर ऑटो इंडस्ट्री पर भी आजमाई जा रही है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कारों के कब्रिस्तान की तस्वीर दिखाई हैं, जंक बने हुए हैं, ताकि ये तासुर दिया जाए कि लाखों कारें फ़रोख्ती नहीं हो रही हैं, जंक यार्ड में पड़ी हुई हैं, कबाड़ खाने में पड़ी हुई हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से बहुत सी कारें पुराने मॉडल्स थे जो इन तस्वीरों में देखे गए हैं। ये प्राइस वॉर के दौरान एक्सपोर्ट के लिए तैयार की गई थी। ये तकनीक हमें याद दिलाती है कि मीडिया किस तरह फ़ोटोग्राफी और बयानिया का इस्तेमाल करके हकीकत को मस्ख करता है, डिस्टॉर्ट करता है। अब आते हैं चीन के माहिरीन और सनतकारों की राय पर। अगर उन्होंने रॉयटर्स ने रिपोर्ट लिए, वेस्टर्न मगरबी माहिरीन से बात की है, तो चीनी आम लोगों से बात, वहाँ के माहिरीन से क्यों नहीं बात की? इस रिपोर्ट में बार बार कहा गया है कि हमने फ़लाँ वज़ारत से बात की, फ़लाँ गवर्नर से बात की, फ़लाँ महकमे से बात की, किसी ने हमें जवाब नहीं दिया और नो कमेंट कह दिया। तो इसलिए उन्होंने अपनी ये माजूरी ज़ाहिर की कि हमें चीन का मौक़िफ़ नहीं मिला। चीन में बहुत सारे ऐसे माहिरीन भी हैं जो हुकूमत के लोग नहीं हैं, वो भी कंसल्टेंसी करते हैं, वहाँ भी राय देते हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी राय ली जा सकती थी। तब आइए चलिए इनकी भी बातें सुनते चीन की तरफ से। BAIC ग्रुप चीन की सबसे बड़ी कार साज कंपनियों में से एक है। उसके चीफ साइंटिफिक ऑफिसर वांग झांग चीनी ऑटो इंडस्ट्री के माहिर हैं। ये उन्होंने चाइना डेली को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि गुज़श्ता बरसों के तेज़ रफ्तार तरक्की को देखें तो उस वक्त हकीकी मानों में ओवर कैपेसिटी नहीं है, बल्कि कुछ हिस्सों में कमी है। मिसाल के तौर पर कुछ हाई क्वालिटी ऑटो कंपोनेंट्स की सप्लाई अब भी महदूद है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम ओवर कैपेसिटी या ओवर प्रोडक्शन नहीं कर रहे, बल्कि अभी भी अच्छे जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑटो इंडस्ट्री के, वो हम बहुत कम पैदा कर पा रहे हैं। लिहाजा सप्लाई चेन में जो सप्लाईज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं, कम हैं। इसी तरह ज़ीकर कंपनी एक है चीन की, एक जदीद इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसको कहते हैं। तो उसकी नायब सदर जो है जाओ ह्यूई ऑटो इंडस्ट्री के काला खातून एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने कहा कि चीनी न्यू एनर्जी व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरक्की सब्सिडी पर नहीं, बल्कि बराह रास्त हमारी अपनी सरमायाकारी पर खड़ी हुई है। तो वो तो ये कहते हैं चीनी कि भाई ये सब्सिडीज़ की वजह से नहीं, सब्सिडीज़ थोड़ी बहुत रियायतें हर हुकूमत स्पेशल जोन्स बना के मदद करती है, ख़ुद अमेरिका भी करता है, यूरोप भी करता है। तो वैसे ही उसी तरह की ही सब्सिडीज़ जो हैं या कहने के सहूलतें जो हैं वो चीनी हुकूमत ने अपनी ऑटो इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्रीज़ को दी हुई है। ये सब्सिडाइज्ड तरक्की नहीं है। तो ये दोनों बयान साफ जाहिर करते हैं कि रॉयटर्स ने जिस तरह सब्सिडी के बुलबुले का तासुर दिया कि सब कुछ सब्सिडी पे खड़ा है और जैसे सब्सिडी ख़त्म हो गई तबाह हो जाएगा, वो हकीकत नहीं है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। नीव कंपनी जो कि चीन की मशहूर इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके बानी और CEO विलियम ली कारोबार इंडस्ट्री के लीडर भी हैं। उन्होंने तो बिल्कुल खुलकर कहा कि चीन की इंडस्ट्री पर ओवर कैपेसिटी का इल्ज़ाम सियासी है, यानी उसके सियासी महरकात हैं। हिसाब लगा कर देखें, असल में मसला ये है कि गैर मुल्की ब्रांड्स ने मार्केट शेयर खोया है, ये वो कह रहे हैं। उनकी फैक्ट्रियाँ खाली खड़ी हैं और इसी को वो ओवर कैपेसिटी कह देते हैं। जीली कंपनी चीन की सबसे बड़ी प्राइवेट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके बानी ली शोफो चीनी अरबपति और इंडस्ट्री के सीनियर तरीन बिजनेसमैन समझे जाते हैं। उन्होंने भी इतराफ़ किया कि ओवर कैपेसिटी एक आलमी मसला है, न कि सिर्फ चीन का। लेकिन उनका रद्द-ए-अमल ये था कि जीली नई फैक्ट्रियाँ नहीं बनाएगी, बल्कि मौजूदा फैक्ट्रियों की कारकर्दगी बेहतर बनाएगी। ये है वो अमली हिकमत अमली जो चीन को आगे ले जा रही है। चीनी हुकूमत भी इस मामले से बेखबर नहीं है। ज़ाहिर है वो जानते मसाइल तो होते हर जगह, ऊपर उतार चढ़ाव आता है। तो सदर शी जिनपिंग ज़ाहिर है चीन के सरबराह,
انہوں نے خود کہا ہے کہ فرسودہ پیداوار کو آرڈرلی ایگزٹ کے ذریعے بند کیا جانا چاہیے اور تباہ کن پرائس وار پر قابو پانا ہوگا۔ چین کو مسائل کا ادراک ہے اور وہ اس کے مطابق پالیسیاں بھی بنا رہے ہیں۔ چین کی وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی، جو چین کی انڈسٹری پالیسی بنانے والی وزارت ہے، پالیسیاں بناتی ہے، اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ انوولوشن سٹائل مقابلہ، یہ ایک نیا لفظ ہے، ایوولوشن یا ریولوشن نہیں بلکہ انوولوشن، مقابلہ، اسٹائل کا مقابلہ روکنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ریسرچ اور انوویشن کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ستمبر 2025 میں حکومت نے اگلے سال کے لیے 32.3 ملین گاڑیوں کا ٹارگٹ رکھا ہے کہ اتنی گاڑیاں مینوفیکچر کرنی ہیں، جو کہ انڈسٹری کی اپنی پیش گوئی سے کم ہے۔ اس کا مقصد مارکیٹ کو زیادہ حقیقت پسندانہ اور سسٹینیبل بنانا ہے۔ اب آپ اس کو اوور کیپیسٹی کیسے کہیں گے؟ غیر ملکی آزاد تجزیہ کار بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بحران نہیں بلکہ شیک آؤٹ ہے، یعنی اگر تھوڑا بہت کوئی بحران نظر آ رہا ہے تو یہ ایک کریکشن آتی ہے مارکیٹ میں، ایک شیک آؤٹ ہوتا ہے کہ بھئی ادھر کی چیزیں غلط بن گئی ہیں، ادھر کی چیزیں کم ہو گئی ہیں تو ان کو برابر کرو۔ عالمی کنسلٹنسی ایک فرم ہے ایلیکس پارٹنرز، امریکہ کی مشہور بزنس کی کنسلٹنسی ہے، اس کے مطابق چینی نیو انرجی کار بنانے والے اپنی گاڑیاں عالمی حریفوں کے مقابلے میں 2 گنا تیزی سے مارکیٹ میں لا سکتے ہیں، 40 سے 50% کم سرمایہ کاری کے ساتھ اور 30% کم لاگت پر، یعنی اس کی قیمت کم از کم 3% کم ہوگی دنیا میں باقی الیکٹرک وہیکل بنانے والی کاروں کی نسبت۔ اسی لیے یورپ اور امریکہ اب ٹیرف لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر چین کی انڈسٹری واقعی ڈوب رہی ہے یا ڈوب رہی ہوتی تو مغربی کمپنیوں کو اس قدر خطرہ محسوس نہ ہوتا۔ بھی جب چین کی آٹو انڈسٹری ڈوب ہی رہی ہے تو آپ اس پر بھی اپنے ٹیرفز کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی یورپ کی، امریکہ کی جو الیکٹرک وہیکلز یا مینوفیکچرنگ کا آٹو انڈسٹریز جو ہیں وہ چین کی قیمتوں کا مقابلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا کسی بہانے ان پر ٹیرفز لگا رہے ہیں۔ اور ایک الزام ہمیشہ لگتا ہے چین پر کہ کیونکہ چین سبسڈیز دیتا ہے اپنی انڈسٹری کو، لہٰذا اس کی ہر پروڈکٹ پر جب وہ کسی یورپی ملک میں یا مغربی ملک میں آئے تو اس پر ایک ٹیرفز لگنا چاہیے۔ دوستو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مغربی تھنک ٹینکس اور میڈیا ایجنسیاں پہلے بھی ایسی ہی رپورٹیں شائع کرتے رہے ہیں۔ کبھی کہا گیا کہ چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی چین کا جو اتنا بڑا منصوبہ ہے ناکام ہو جائے گا، کبھی کہا گیا کہ ہاؤسنگ سیکٹر کا بحران چین کو لے ڈوبے گا اور معیشت کو ڈبو دے گا، کبھی کہا گیا کہ چین کی ٹیکنالوجی صرف نقل پر مبنی ہے، کہ چراتے ہیں امریکہ کی یا کسی اور یا یورپی ممالک کی ٹیکنالوجی کو۔ لیکن بار بار ہوا یہ ہے کہ وقت نے دکھایا کہ چین نہ صرف بحران سے نکلا ہے بلکہ زیادہ مضبوط ہو کر نکلا ہے۔ آج بیلٹ اینڈ روڈ کا جو پورا منصوبہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ترقیاتی منصوبہ ہے۔ سولر انڈسٹری نے دنیا کو توانائی کے بحران سے نکالا ہے، سب سے اہم کردار ادا کیا ہے اس میں، اور ہاؤسنگ سیکٹر کے مسائل بھی آہستہ آہستہ کنٹرول میں آ رہے ہیں۔ چین کی آٹو انڈسٹری کے مستقبل کے بارے میں آزاد ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے برسوں میں کنسولیڈیشن ہوگی، کمزور برانڈز ختم ہوں گے، لیکن بڑے برانڈ جیسے BYD یا چین کی سب سے بڑی جو الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ہے، جیلی ہو گئی، SAIC ہو گئی جو چین کی سب سے بڑی سرکاری کار ساز کمپنی ہے، اور چانگان چین کی ایک بڑی آٹو کمپنی ایک ہے، یہ مزید طاقتور ہوں گے۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ اپس میں 100-150 کمپنیاں آتی ہیں جو بالآخر مقابلہ کرتے کرتے ایڈجسٹ ہوتے ہوتے ٹوٹتے پھوٹتے ہو کے 10-12 بڑی کمپنیاں بن کے رہ جاتی ہیں، اور ان کمپنیوں کی قوت صرف چین تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ان کی برآمدات دنیا بھر میں پھیلے گی۔ چین نے پہلے ہی جاپان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے بڑا کار ایکسپورٹرز بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہوا ہے۔ اس لیے رائٹرز کی رپورٹ کو اگر صحیح تناظر میں دیکھا جائے تو یہ دراصل ایک پروپیگنڈا ہے۔ اس کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ چین کی ترقی ایک بلبلہ ہے، ببل جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ لیکن ایک رائٹرز یا ان کے اور پیچھے کام کرنے والے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ چین کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ فزیکل اکانومی ہے، یعنی وہ حقیقی ٹینجیبل اکانومی کی ڈیولپمنٹ ہے، جبکہ مغرب میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں ٹینجیبل کے بجائے ورچوئل یا ڈیریویٹیوز ڈریون ہے۔ اس موضوع پر کبھی ہم بات کریں گے بعد میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چین کی ترقی وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سسٹینیبل اور زیادہ عالمی اثر رکھنے والی بنتی جا رہی ہے۔
اور موجودہ جو ایک چین کے ساتھ مغرب کا جو ٹکراؤ یا امریکہ سے ٹکراؤ ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ آخر میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ انسانیت کے مستقبل کا دار و مدار ترقی میں ہے، اور اس بات پر ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشتیں پائیدار سسٹینیبل ترقی کریں، گرین انرجی بڑھائیں اور نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ آگے بڑھیں اور عالمی غربت کو کم کرنے میں کردار ادا کریں۔ آج اگر کوئی ملک اس سمت میں سب سے آگے ہے تو وہ چین ہے۔ مغربی پروپیگنڈا مشینیں چاہیں جو بھی کہیں، حقیقت یہ ہے کہ چین کی ترقی پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ چین نے صرف اپنی ہی غربت ختم نہیں کی بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی اس غربت میں ایک مستقبل کی امیدیں پیش کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو اور یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں اور اس پہ تجزیہ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔